हेलो क्लास टेंथ के नौजवानों, कैसे हो आप? बेटा उम्मीद करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे और क्लास टेंथ की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होगे। देखो बेटा, जीवन का पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है क्लास टेंथ। और ज़िंदगी में जब कोई पहला काम करना होता है तो बिना तैयारी के नहीं किया जाता है। क्योंकि हम जब पहली बार कोई काम करते हैं तो हम ट्रेंड नहीं होते हैं, हम उस काम के बारे में रूबरू नहीं होते हैं, हम उस काम को जानते नहीं कि कोई काम कितना आसान है या कितना कठिन है। तो बेटा हमको उनका साथ करना चाहिए जिन जो इन काम को कर चुके हैं और उनका अच्छा योगदान रहा है। जैसे हम लोग बेटा क्लास टेंथ के बच्चों को कई सालों से देखते हैं, बहुत अच्छे से उनको वर्क कराते हैं, उनको अच्छे नंबर दिलवाते हैं। तो हमको बेहतर पता है कि एक क्लास टेंथ के बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। आप जब तैयारी करते हैं तो कई चीज़ों को ऐसा पढ़ लेते हो जो काम का होता ही नहीं है, जो आपके एग्ज़ाम में आना ही नहीं है। तो टीचर हमेशा आपकी हेल्प करेगा, आपको वो चीज़ पढ़ने में मदद करेगा जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। किसी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए बेटा हम लोग क्लास टेंथ में 10 सालों के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के अंदर आए हुए हैं चैप्टर वाइज, हम चैप्टर के हिसाब से सब लगा लेंगे। और 2 महीने के अंदर आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा कि फिर आप चाहे जहाँ से जो भी क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे, बस थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसी सीरीज को बेटा आगे बढ़ाते हुए आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। और आप जानते हैं सबसे पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, टिक लगाने वाला। तो हम भी सबसे पहले टिक लगाने वाले क्वेश्चन ही करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिया गया है लासा 132, 288 बराबर 1,03,168। कह रहा है बेटा लासा दिया गया है। देखो ये लासा है। किसका लासा है? तो ब्रैकेट में लिखा हुआ 132 और 288 का लासा दिया है 3,168। तो कह रहा है बताओ इसका मासा क्या होगा। मासा किसका? 132 और 288 का मासा क्या होगा बेटा, हमसे ये पूछ रहा है। अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं फॉर्मूला? तो फॉर्मूला बेटा हम लोग ये जानते हैं कि शायद आपने सुना भी होगा, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल। ये होता है बेटा फॉर्मूला। हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है मासा। तो लासा कहाँ भेज देंगे? बटे में भेज देंगे। आप जानते हैं कोई भी चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है? बटे में जाती है। तो यहाँ से बेटा मासा बराबर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे मासा बराबर आ जाएगा संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल। बेटा बटे में क्या हो जाएगा? तो बटे में हो जाएगा ये लासा, क्योंकि मासा निकालना है तो लासा को बटे में भेज देंगे। ये एक बहुत फेमस फॉर्मूला भी होता है। अगर आपने अच्छे से मैथ्स की पढ़ाई की है बेटा, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, तो ये फॉर्मूला जरूर बताया होगा कि ये फॉर्मूला भी होता है। अच्छा तो यहाँ बताओ तो मासा बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे एक संख्या तो 132 है, दूसरी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे दूसरी संख्या 288 है। बटे में गुणनफल मतलब गुणा करना है। और लासा लासा कितना दिया है? 3,168, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर काटते हैं, काटा पीटी बचाएं। देखो कैसे, दो से काटो तो दो छंग 12, 13 था, एक बचेगा, एक यहाँ आ जाएगा, फिर दो छंग 12। अब यहाँ देखो दो एक कम दो, एक यहाँ आया, 11 हो गया, दो पंचे 10, फिर एक बचा, एक यहाँ आ गया, दो अठे 16 और दो चौको 8। अब देखो दो से फिर काटो बेटा, दो तिहाई 6, दो तिहाई 6। अब देखो दो सते 14, एक यहाँ आया, 18 हो गया, दो नवा 18 और दो दूनी 4। हो जाएगा ना। अच्छा अगर ये हो गया, हम काटते हैं इसको, तीन इक्कम तीन, तीन इक्कम तीन, तीन दूनी 6, एक यहाँ आया, अब यहाँ आएगा तो 19 हो जाएगा, तीन छक 18, एक इधर आया, तीन चौक 12। ये आ गया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये क्या क्या बचा पहले लिख लेते हैं फिर से एक बार, क्योंकि एक ही में बार बार काटते रहोगे तो गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को गंदगी से बचना है। ये लिखे और नीचे क्या आया? 264।
अच्छा देखो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 4 यहाँ आ गया तो 44 हो गया, 11 चौक 44 हो जाएगा ना। अब देखो इसको 2 से काटो, या 2 से काटने अच्छा आप 4 से काट लीजिए, 4 छंग 24, इसको काटो कितना आएगा, तो जब जानते हैं 4, 4 के बाद 4 छंग 24, फिर 4 यहाँ आ गए, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बच जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा 8, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ से फिर काट दो इसको, 6 एकम 6, देखो 6 एकम 6, 7 है यहाँ आया 12 हो गया, तो आप जानते हैं 6 दूनी 12। तो इसका मतलब बेटा जो मासा निकल कर आया आपका वो कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपका सही आंसर यहाँ बेटा हो जाएगा डी वाला। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बताओ बेटा कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन सारे आसान आते हैं एग्जाम में, कठिन कोई आता ही नहीं है। बस सिर्फ हम मेहनत से भागते हैं, हम क्वेश्चन देखते ही नहीं कि आखिर क्वेश्चन आ कैसा रहा है। अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगाइए, तो शायद ही कोई डाउट बचेगा, वरना सब के सब क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बचने वाला है ही नहीं जो आप कर ना पाइए। आपके अंदर क्षमता बहुत है, बस आप सिर्फ जानते नहीं हो, कोशिश नहीं करते हो मेहनत करने की। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन तो हो गया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना फिर से, 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, यदि a बराबर 2 स्क्वायर गुणे 3 पावर 3 गुणे 5 पावर 4, हम लिख लेते हैं पहले। a बराबर दिया है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4, 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4, ठीक है। तथा b बराबर, अब b आपको यहाँ बेटा दिया हुआ है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणे 5 अगर हो, ठीक है। तो आपसे कह रहा है बताओ तब HCF, AB का HCF क्या होगा। तो बेटा आपको पता है, सबसे पहले आप जानते हैं कि HCF का मतलब मासा होता है। HCF निकालना है मतलब क्या निकालना है, मासा निकालना है। अच्छा HCF का मतलब मासा निकालना है, तो आप जानते हो बेटा, अगर हम A को यहाँ पे लिखें तो क्या A को हम 2 की पावर 2 लिखिए, मतलब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर 3 की पावर 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, और 5 की पावर 4 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्या बेटा ये लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बी क्या दिखा हुआ है, हमने सारी घातें खोल ली, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखो बेटा 2 गुणे 2, और देखो 1 2 और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक काम करो इस 2 को यहाँ लिख लेते हैं, चलो देखो ऐसे लिख लिए। अब 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3, और गुणे फिर क्या लिखा है 5। अब आप जानते हैं बेटा जो HCF होता है, तो HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में आया हो, जो दोनों में आया हो वही क्या होता है HCF। तो आप देखिए ये वाला 2 देखो दोनों में आया हुआ है, तो इस वाले 2 को एक बार लिख लेंगे। फिर देखो बेटा ये 2 भी दोनों में आया हुआ है, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ 3 है यहाँ 2 है, अलग अलग नंबर है, तब तो एक बार लिखेंगे नहीं। अब ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इसको भी क्या करेंगे बेटा एक बार लिख लेंगे। तो ये देखो बेटा ये भी 3 और ये भी 3 एक बार आया हुआ है, तो इसको भी एक साथ लिख लेंगे। और ये 5 देखो बेटा ये 5 ये भी एक साथ आया हुआ है, तो इसको भी एक साथ लिख लेंगे। अब आप देखो बेटा HCF, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180, ये आपका HCF आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है ये आपका बेटा, ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन आपका है। तो बताओ क्या कठिन क्वेश्चन था ये। HCF तो पता है ना आपको, जो दोनों में होता है उसको लेते हैं, LCM के अंदर सब ले लेते हैं, जो दोनों में हो वो भी, और जो दोनों में ना हो वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। इसकी फोटो आप ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले सालों में बेटा आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सब के सब क्वेश्चन आपके पिछले सालों में आ चुके हैं। और अगर आप ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपको मैं सारा का सारा जितना भी 10 साल में क्वेश्चन आया सब करवा दूंगा। और अगर आप सब क्वेश्चन कर लोगे तो इसका मतलब है कि आप टॉप करने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि मेहनत कम ही लोग कर पाते हैं। आज पहली क्लास तो बहुत लोग ले रहे होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम बच्चे बचेंगे जो आखिरी क्लास लेंगे।
और जो वहाँ तक पहुँच जाएगा वही एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लेकर के आएगा, क्योंकि आप निरंतर रहोगे ना बेटा। निरंतरता का मेहनत का अंक या फल मिलता है। जो निरंतर होता है उसको सफलता मिलती है। एक दिन के अंदर आप बहुत मेहनत करिए और फिर आप मेहनत ही मत करिए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लगातार जो मेहनत करेगा, भले वो धीरे धीरे ही मेहनत करे, वो जीवन में अच्छा कर ले जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, P और Q, कि P बराबर दिया है AB स्क्वायर और Q बराबर दिया है A क्यूब B। P बराबर बेटा देखो दिया हुआ है, P बराबर दिया AB स्क्वायर और Q बराबर दिया है A क्यूब B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कह रहा है जबकि ए बी आभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तब एलसीएम पी क्यू क्या होगा। आपसे कह रहा है बताओ बेटा एलसीएम पी क्यू क्या होगा। एलसीएम पी कामा क्यू क्या होगा। तो ये बताओ बेटा क्या हम पी बराबर ए गुणे और बी स्क्वायर को बी गुणे बी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्यू को हम ए गुणे ए गुणे ए, 3 बार ए लिखा है, ए क्यूब है ना, और फिर एक बार बी लिखा है। तो देखो बेटा जब भी हमको एलसीएम निकालना होता है तो सबसे पहले देखते हैं दोनों में क्या क्या आया हुआ है। तो आप कहेंगे देखो दोनों में ये एक बार ए आया हुआ है तो एक बार लिख दो इसको, और देखो दोनों में ये बी आया हुआ है तो इस बी को एक बार लिख दीजिए, ऐसे ए गुणे बी। अब देखो ये वाला ए अलग से है, क्या ऊपर ए है, नहीं है, तो इसको लिख दो एक बार। फिर ये वाला ए भी देखो ऊपर तो है नहीं, सिंगल है, तो ऐसे लिख दो। और फिर ये वाला बी भी नीचे से मैच कर नहीं रहा है, इसको भी लिख दो। एचसीएफ के अंदर मासा के अंदर खाली वही लिखते हैं जो दोनों में होता है, जबकि एलसीएम के अंदर जो दोनों में होता है उसको एक बार, और फिर उसके बाद जो दोनों में नहीं है उसको भी अलग अलग बारी बारी सबको लिखना पड़ता है। तो आप देखोगे बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो ए ए ए, तो ए क्यूब हो गया, और बी ए और बी ए तो बी का स्क्वायर। तो ये बेटा क्या आ जाएगा आपका सही आंसर आ जाएगा ये वाला। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर करने के लिए। ऑप्शन आप देख लीजिए बेटा कौन सा सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर आएंगे बेटा तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए नंबर पाना। आप सोच के देखो, कुछ मेहनत ही नहीं है। अब इतना अगर आप कर ले जाते हो और नंबर अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं तो बहुत बुरा सौदा नहीं है ये बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर पाने के लिए, है कि नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 4 बेटा, या क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सबसे पहले आप जान लो बेटा सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखो सह अभाज्य संख्या वो होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें दो संख्याओं का मासा या एचसीएफ एक आता है। जब दो संख्याओं का मासा एक आएगा तो उन्हें क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर बेटा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बेटा, देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है 14 35। तो हम देख लें बेटा कि 14 35 सह अभाज्य है कि नहीं। अगर होगा तो उसके लिए क्या शर्त होगी, उसके लिए आपका एच सी एफ एक आ रहा होगा। आपको पता है कि एच सी एफ निकालने का एक तरीका और होता है, यहाँ 35 लिखो, यहाँ 14 लिखो, 14 एक कम 14, 14 दूना 28। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 7, ये कट गया। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ जाएंगे, 14 यहाँ लिखेंगे, 7 दूनी 14। तो बेटा एस सी एफ कितना आ गया, यहाँ तो एस सी एफ क्या आ गया 7 आ गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब हम देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका कि 18 25। अच्छा 18 25 बोल रहा है, इसको देख लेते हैं ये क्या होगा। तो आप जानते हो बेटा 25 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे।
अब 18 दूना 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 एक कम 18, ये आ जाएगा आपका 7, ये कट गया, कट जाएगा ना, जब ये कट गया तो आ गया 7, जब 7 आ गया तो आप जानते हैं इसको ऐसे लगाओगे, 18 को यहाँ लिखोगे, अब 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा बेटा, तो आप कहोगे बचेगा यहाँ पे 4, अब 4 कम है तो ये 7 कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, 4 एक कम 4, कितना बचा 3, अब 3 कम है तो फिर ऐसे लगाओगे, फिर ये 4 कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, 3 एक कम 3, कितना बचा 1, फिर ऐसे लगाओगे और फिर ऐसे लिखोगे, कितना 3, तो 1 तियाँ 3, तो देखिए आखिरी में यहाँ पर क्या आया, तो आप कहेंगे एचसीएफ आ गया 1, इसका मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका सही। इसके अलावा आप सी और डी पार्ट करके देखिएगा, वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, कौन सा 18, 25, ये आपका राइट आंसर है, ये वाला आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको बेटा आप नोट कर लो, ऐसे चेक करना पड़ेगा, देखो किसी किसी क्वेश्चन के अंदर हमको चेक करना पड़ता है, तो चारों ऑप्शन को आप चेक कर लोगे, जब 4 ऑप्शन चेक करोगे जिसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, जिसका मासा 1 आ जाएगा, उसको आप बोल देंगे वो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जिन दो संख्याओं का मासा 1 आ गया उन्हें आप बोलोगे कि वो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और जिनका मासा 1 नहीं आएगा वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, आखिर ये 5वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये भी चेक कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग बताइए। अब देखिए 144 का सबसे पहले क्या निकालें, अभाज्य गुणनफल, 144 का अभाज्य गुणनफल के घातों का योग। तो बेटा 144 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 144 ऐसे लिख देंगे, है ना, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, अब आप जानते हो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 लिखोगे, 2 तिहाई 6, इधर 2 छंग 12, फिर 2 से लिखोगे, 2 एक कम 2, और फिर कितना है 2 अट्ठे 16, फिर 2 लिखो, तो 2 नवा 18, अब 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा 3 से, 3 तिरिका 9, और फिर 3 एकम 3, तो आप ध्यान से देखो बेटा क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है 3 गुणे 3, तो आप देखो बेटा यहाँ पे 2 की घात कितना आ गया, 1 2 3 4, और 3 घात कितनी आई, 2 आई, आई कि नहीं आई। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम घातों को जोड़ेंगे तो घातों को जोड़ने पे कितना आएगा बेटा, तो आप देखिए घात यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो आप लिखेंगे घातों का योग, तो घातों का योग क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2, कितना आ गया 6, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा, डी वाला पार्ट आपका सही आंसर होगा। तो बताओ बेटा कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे हमको अभाज्य गुणनफल निकालना था, और अभाज्य गुणनफल निकाल करके हमने उनके घातों का योग कर दिया, जोड़ लिया। अब आपसे इनडायरेक्टली ये नहीं पूछा, कुछ बच्चे क्या करते हैं खाली यही निकाल के आ जाते हैं, बस छोड़ देते हैं। आपको दिमाग लगाना है कि हमसे पूछा क्या है, जो पूछा हो आप वो निकालिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्या सही चीज आप जान पाए कि नहीं जान पाए, अगर आप सही चीज जान ही नहीं पाए हो तो क्या आप निकाल पाओगे। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, पाई है। अब पाई क्या है, एक इकाई है या एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या कोई नहीं इनमें से। आप जानते हो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन छठा वाला ये कह रहा है कि पाई है, आपको पता है बेटा पाई का मान जो होता है वो 3.14 ऐसे करते करते डॉट 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 लगातार आता चला जाता है। ये तो हम खाली 2 अंक तक मानते हैं, लेकिन लगातार आ रहा है। जब कभी भी पॉइंट के बाद नंबर लगातार आते हैं, मतलब यदि दशमलव के बाद अंक अनंत तक आते रहें तो ऐसी संख्या क्या होती है,
तो आप कहेंगे बेटा ऐसी ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। तो आप कहेंगे बेटा ये तो लगातार आता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि, अब देखो आप डिवाइड करके देखो, इसका जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। तो इसको आप भाग करोगे ऐसे ना, 22 और ये 7, तो 7×3 = 21, फिर 1 लिखोगे यहाँ पे, है ना, 7×3 = 21, फिर 1 लिखेंगे आप यहाँ पर, 7×14 = 17×21, फिर यहाँ पे देखो 1 कम हो गया, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, है कि नहीं, और फिर देखो तब भी ये यहाँ पे 7 एक कम 7 जाएगा, 3 आया, फिर जो लगाओगे 7×4 = 28 होगा, फिर देखो 2 आया, फिर जीरो लगाओगे, फिर 7×2 = 14, ऐसे करके डॉट 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 लगातार आता ही चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और जब कभी खत्म नहीं होगा तो इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय का मतलब देखिए ऑप्शन नंबर सी, कि क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे यस। अब इसके अंदर देखो सोल्यूशन नहीं था, ये बेसिक नॉलेज आपकी चेक हो रही थी, क्योंकि आप जानते हैं पाई का मान 3.14 ऐसे करते 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 लगातार बहुत लंबे समय तक चला करता है। तो जब कोई नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है, लगातार डिवाइड ही नहीं होता चला जा रहा, तो इस तरह का संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय। जिसको भाग करने पर भागफल सही से ना मिले, पूरा अनंत मिलता चला जाए, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय बोलते हैं, मतलब जिनको कोई परिमित नहीं है, जिसको लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, ऐसा। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है हमसे। 7वां क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमसे ये कह रहा है, दिया है एचसीएफ, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया जो पहला लगे थे, दिया है एचसीएफ 252 594, दिया है, दिया है एचसीएफ कितने का, 252 और कामा 594, 594 बराबर 18, ठीक है। तो कह रहा है बताओ यहाँ पे एलसीएम क्या होगा किसका, वही अंक 252 का और 594 का, एलसीएम क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है बेटा, देखो एलसीएम निकालना हो, अगर एलसीएम निकालना है तो आपने पढ़ा है दो संख्या का गुणनफल बटे क्या, एच सी एफ, वही लासा मासा। तो आप कहो बेटा देखो एलसीएम निकालना है हमको, और दो संख्या कौन कौन सी है, तो एक तो 252 है और दूसरी कौन सी है 594 है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 18, है कि नहीं। अब इसको काट दो, कैसे काटेंगे, दो से काटो, अगर बड़ा नंबर नहीं आता है छोटे से काटिए, 1 मिनट देर लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही तो होगा कम से कम। 1 मिनट बताने के चक्कर में आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्या फायदा है, ऐसा ऐसा समय बचाने का क्या फायदा है जहाँ क्वेश्चन गलत हो जाए। 2×9 = 18, 2 × 1 = 2, 2×2 = 4, एक इधर आया, 2×6 = 12, हो जाएगा, ठीक है। अब किससे काटें इसको, तो आप कहेंगे 3 से, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×2 = 6, फिर 3 से काटो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 4 था, एक बचा, यहाँ 12 हो गया, 3×4 = 12, तो एलसीएम आपका आ गया 14 × 594। और बेटा जब आप इसको गुणा कर लोगे तो गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 8316, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बेटा ये कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब गुणा तो करना आता होगा ना, 594 को 14 से गुणा कर लोगे ना, तो गुणा करो, देखो यही आंसर आपका आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन देखो आया था एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं बेटा, सोचो। और इसके बाद भी बच्चे नहीं कर पाएंगे अगर क्वेश्चन, तो आप सोचिए कैसे काम चलने वाला है, आपकी तैयारी कितनी कम हो जाएगी अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला मतलब 8वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां, 8वां क्वेश्चन नंबर देखो बेटा कह रहा है हमसे, न्यूमेरिकल नंबर या एमसीक्यू नंबर 8 कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभाज्य गुणनखंड निकालना तो सबको आता है, कैसे, ऐसे 156 लिखो, 2 लिखो,
दो सत्ते 14, इधर है 2 अठे 16, यहाँ लिखो 2 3 6, इधर 2 9 18, फिर यहाँ लिखो तो आप 2 1 कम 2, 2 9। अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं है 39, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, और फिर ये 13 एकम 13, तो क्या निकल के आया बेटा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसी को आप कह सकते हो 2 का स्क्वायर, कि 2 गुणे 2 मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो ये बेटा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला। कितना आसानी, तो अभाज्य गुणनफल इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करके भी आए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपका हो ही जाना चाहिए। इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य गुणनखंड करना तो आपको आता ही है, ऐसा तो है नहीं कि अभाज्य गुणनखंड आप नहीं कर पाओगे, बढ़िया से आता होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है किसी अभाज्य पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। पहली बार बेटा पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक जो पूर्ण अंक हो, जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब पूर्णांक है, ये सब क्या है पूर्णांक। लेकिन बेटा अगर हम धनात्मक की बात करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक बेटा आपका होता है 1 2 3 4 5। धनात्मक का मतलब जो प्लस में है, और ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 -4, इससे क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपसे बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा धनात्मक, धनात्मक भी हो और विषम भी हो, धनात्मक विषम, यहाँ पे हम जीरो भी मानेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम का मतलब बेटा कौन कौन सा अंक हो गया, तो आप कहेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 ये होगा, है कि नहीं। अब 1 3 5 7 9 ऐसे मिलेगा ना, तो बेटा अगर हम यहाँ मान लें, माना p बराबर 1 2 3 4 5, या इसको लिखो 0 1 2 3 4। हम मान लें कि p कोई पूर्णांक है जिसका मान क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे बेटा ये बताओ, अगर हम यहाँ पर लिख दें 2p+1, अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो जब आप p का मान 0 रखोगे तो 0 से गुणा करने पे 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 आएगा, देखो 1 आया कि नहीं आया। जैसे एक बार यहाँ 0 रखो, p का मान 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो आप जानते हैं पूरा 0 क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पर p का मान 1 रखो तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ो कितना आ गया 3। अब यहाँ पे 2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 1 5, फिर यहाँ पे 3 रखिए तो 3 दूनी 6, 6 1 7। इसका मतलब अगर हम इस तरीके से लिख दें तो हमको जो संख्या मिलेगी वो कैसी रहेगी, धनात्मक विषम पूर्णांक। कहने का मतलब ये है, अब आप यहाँ पे अलग अलग पूर्णांक का मान रख के देखो, एक बार अगर आप 0 रखोगे, अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से करने पे क्या बचेगा 1 बचेगा, एक पहला विषम आता है ना, आप जानते हैं पहला विषम कौन होता है 1। अब यहाँ पे जब p का मान 2 रखो तब क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 दूनी, जब यहाँ पे 1 रखोगे तब तो 2 1 कम 2, और 2 1 3, 3 निकल के आया पहला विषम 1 फिर 3। अब यहाँ पे 2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 1 5। यहाँ पर p का मान 0 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो 0 1 2 3 4 सब रखने पर आपको जो मान मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा हमेशा आपको विषम मिलेगा। आप रख के देख लीजिए, जब यहाँ 0 रखिए तो 0 से गुणा करने पर क्या बचेगा 0 हो गया, क्या बचेगा 1। फिर आप यहाँ पे 1 रखो तो 1 दूनी 2, 2 1 3, फिर यहाँ 2 रखो 2 दूनी 4 1 5, फिर यहाँ पे 3 रखिए 3 दूनी 6 और 1 7, फिर यहाँ 4 रखो 4 दूनी 8 1 9, फिर 5 रखो 5 दूनी 10 1 11। मतलब यहाँ पे आप चाहे जो मान रखिए, हर मान रखने पे आपको मिलने वाला जो नंबर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो नंबर हमेशा हमेशा एक विषम संख्या होगी। तो हमें विषम संख्या निकालनी थी, तो विषम संख्या क्या आ गई आपकी 2p+1, तो 2p+1 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन लगाते हैं।
जैसे हमको ये देखना है कि ऐसा कौन सा हम फॉर्मूला बनाएं जिससे कि हमेशा मिलने वाली संख्या क्या रहे, हमेशा मिलने वाली संख्या हमारी एक विषम संख्या बन जाए। अब जो क्वेश्चन नंबर बेटा अगला देखते हैं 10। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त करें। 65 तथा 117 का क्या दिया हुआ बेटा, एचसीएफ। 65 तथा 117 का एचसीएफ क्या बोल रहा है बेटा आपसे, किसके रूप में लिखा गया है यहाँ पर, वो लिखा गया है आपका 65m - 117 इस रूप में लिखा गया है। तो आप बताओ बेटा, सबसे पहले मतलब कहना ये चाहता है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा वो इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 65 तथा 117 का एचसीएफ होता क्या है, 65 तथा 117 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं। तो 65 को आप लिख सकते हैं क्या, निकाल लो इस तरह करके। एक तो भाग वाला विधि विधि होता है, एक ऐसे होता है 5 से करो, 5 एकम 5, 5 से आई 15, फिर 13 एकम 13, तो ये आ गया 5 गुणे 13। 117 का निकाल लो, तो 117 करोगे 3 से, 3 तिरिका 9, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 9 27, फिर करो तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, फिर 13 एकम 13, तो ये क्या आया 3 गुणे 3 गुणे 13। तो वो 13 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। और अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मान है वो इसके एचसीएफ के बराबर है। जब मान एचसीएफ के बराबर है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 65m - 117 है वो किसके बराबर आ गया, इसका एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना निकल के आया 13, 13 के बराबर है। तो m का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 65m बराबर 13 प्लस 117, तो 65m बराबर हो जाएगा 130, तो m बराबर हो जाएगा 130 बटे 65, तो आप कहेंगे 65 एकम 65, 65 दूना 130, तो m बराबर आ जाएगा बेटा 2। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला। देखिए यहाँ सबसे पहले ये बोल रहा है कि 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमने कहा 65 117 का एचसीएफ उसने बताया कि इस रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल तो लें, एचसीएफ देख तो लें कितना होता है। तो हमने कहा इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो अलग अलग एचसीएफ निकाले। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड किए और दोनों में जो चीज़ दोनों में आई हुई है वही उसका एचसीएफ होता है। तो देखिए 3 यहाँ नहीं आया, 5 यहाँ नहीं आया, खाली 13 ही ऐसा अंक है जो दोनों में आया हुआ है, तो हमने एचसीएफ कितना लिख लिया 13। और उसने बोला है कि जो एचसीएफ है वो इसके बराबर है, तो हमने कहा ये मान 13 के बराबर हो गया। अब माइनस में 117 था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 13 प्लस 117 हो जाएगा 130, तो 65 जाएगा बटे में, 65 एकम 65, 65 दूना 130। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो 2, मतलब बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जिसका मान कितना दिया हुआ है बेटा, उसका मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो क्या इन क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, इनको करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मेहनत से अगर भागोगे तो कैसे जागोगे, जागता है वो भागता है, जो भागता है वो जीतता है। आप भागिए तो, आप अगर हारेंगे भी तब भी किसी न किसी से आगे रहोगे, और अगर आप सबसे पीछे हो तो इसका मतलब आपकी उम्मीदें आगे हैं। क्योंकि जो सबसे पीछे दौड़ता है ना वो सबसे धैर्यवान होता है बेटा, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं हारने वाला हूँ, वो फिर भी लगातार दौड़ रहा है। इसका मतलब कि वो हार माना नहीं है, बल्कि हार जाएगा लेकिन हार मानेगा नहीं। तो आपको ऐसा ही बनना है कि आप हार मत मानिए बल्कि हार जाइए। लेकिन जिस दिन आपने हार मान लिया, लहरों को ठहरा मान लिया, है ना, उस दिन क्या होगा, तन्हाई का क्या होगा, रुतवाई का, है ना। हर एक हर एक कदम सोच समझ कर उठाइए। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 11 15 18 25 का लासा क्या होगा। देखिए 15 18 और 24 का लासा, 15 18 व 24 का लासा। अच्छा, लासा निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप अलग अलग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर तीनों के अलग अलग देखिए क्या आए हुए हैं। उससे आसान तरीका देखो आपने पढ़ा होगा कि सीधे एक साथ लिख दो 15 18
24। अब देखिए 2 से काटिए, तो आप जानते हैं 2 के पढ़े में 15 तो आएगा नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब 18, 2 9 18, इसको काटो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर देखो फिर 2 से कटेगा तो 15 तो आता नहीं है, इसको ऐसे उतार दो। 9 भी नहीं आता है, इसको भी ऐसे उतार दो। 2 छम 12, फिर 2 से लिखो बेटा तो 15 हो गया, 9 हो गया, 2 तिहाई 6। अब देखो कोई भी इसमें से चीज़ ऐसा नहीं जो 2 के पहाड़ में आता हो, 3 में आएगा। तो 3 पचे 15, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3, फिर 3 से करो तो आप कहेंगे 5 तो ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 5 से करो तो 5 एकम 5, एक एक तो है ही है। तो यहाँ क्या निकल के आया बेटा, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। और फिर उसके 8 के बाद देखिए 8 त्रिक 24, 24 24 पंचे 120, 120 तिया 360, मतलब ऑप्शन नंबर बेटा आपका डी वाला सही हो गया। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप बताओ बेटा क्या ये क्वेश्चन कठिन था? क्या ये क्वेश्चन आपका बहुत ही कठिन था, आप ना कर पाते इसको, आप इस क्वेश्चन को हिला भी ना पाते क्या? क्या ये इतना कठिन क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे? ऐसा नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो कदमों में आपके सारा कामयाब सारा दुनिया होगा। कोई भी क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है, कठिन खाली तब तक होता है जब तक उन क्वेश्चंस को हम लगाते नहीं हैं, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर एक बार हम प्रैक्टिस कर लें, मेहनत कर लें, तो शायद ही कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमको मिले ना, या हम उस चीज़ को पा ना सकें। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हम पा नहीं सकते हैं, हमको मिल नहीं सकता है। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपसे ये कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपसे कह रहा है बेटा, देखो वह वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 245 है कि नहीं, तथा 1037 से भाग करने पर 5 शेष बचे। कह रहा है बेटा 5 शेष बचे। जब हम इससे भाग करें उस संख्या को तो 5 क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो हम ये सोच लें कि पहले ऐसी संख्या निकालें जिससे कि शेषफल कुछ ना बचे। तो आप ये कह रहा है कि इन दोनों में 5 शेष बच जाए। तो जब भी आपसे ऐसे बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमेशा जितना शेष बचना होता है उतने को हमेशा आप क्या कर लिया करो, माइनस कर लिया करो। मतलब आप कहेंगे पहली संख्या क्या है कि जितना शेष बचना है उतना क्या कर लो बेटा, माइनस। मतलब 245 माइनस 5, तो आप कहेंगे 240। दूसरी संख्या निकालना होगा तो आप कहोगे बेटा यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 1037 माइनस 5, तो 1032। और जो दो संख्याएं आई आपकी उनका क्या निकाल लोगे, HCF, मतलब मासा। किसका किसका, 240 का और 1032 का। वही संख्या होगी जिस संख्या से भाग करने पर आपका शेषफल क्या बचेगा बेटा, 5 बचेगा। अब देखो आपको HCF निकालना आता है कैसे, तो आप कहते हैं एक अंक अंदर लिखते हैं 1032 और बाहर क्या लिखते हैं 200। या अगर इस तरीके से आपको ना निकालने का मन हो, अगर इस तरीके से ना निकालने का मन हो तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। एक बार क्या करो, 240 का आभाज्य गुणनखंड कर लो। ये भी तरीका आपको पता है कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करो 2 छंग 12 जीरो, फिर करो 2 से, 2 तिहाई 6 जीरो, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर यहाँ 3 से करिए, 3 पचे 15, फिर 5 से करो, 1 आ गया, है ना। तो जो इसका देखो HCF निकल के आया वो क्या निकल के आया, मतलब यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। और यहाँ देखो 1032 का क्या निकल के आया, तो 1032 करोगे तो देखिए 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, एक इधर आया, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 2 नवा 18, फिर 2 से करिए, 2 छंग 12। अब 2 से जाएगा नहीं बेटा, यहाँ पर देखो 9 आ गया ये आखिरी में, है ना।
अब किससे करेंगे इसको, तो आपको पता है 3 से जाएगा, ये 3 चौक 12, 3 तिरिक का 9। अब किससे जाएगा, तो आप कहेंगे किसी से नहीं जाएगा, 43 अभाज्य संख्या होती है तो यही इसी जाती है। अब ये कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर क्या निकल के आया 3, इसको लिख देते हैं 3 के नीचे, और फिर क्या है 43 है। अब आप जानते हो बेटा एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो दोनों में आया हो वही तो एचसीएफ होता है। तो आप देखिए, एक तो ये दो दोनों में आया है, एक ये दो दोनों में आया हुआ है, एक ये दो दोनों में आया हुआ है, और एक ये 3 आया हुआ है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं, एक बार पहले आप नोट कर लीजिए इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। जब आपकी तैयारी मजबूत होगी तो आप कामयाबी के कदम चूमोगे। जब आपकी तैयारी मजबूत होगी तो आप आसमान में उड़ोगे। लेकिन जिस दिन आपकी तैयारी नहीं अच्छी रहेगी, जिस दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हमेशा असफल रहोगे, हमेशा डिमोटिवेट रहोगे। तो बेटा एक नियम बनाओ, डेली एक क्लास कर लिया करो। एक क्लास डेली करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आधे एक घंटे की क्लास करनी पड़ रही है। वो आधा एक घंटा आपका 10 घंटे का मेहनत बचा रहा है और आपको नंबर भी दे रहा है। तो इतना तो आप समझदारी का फैसला ले सकते हो। बाकी बेटा आपको मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा। आपका सैम्पल पेपर भी रेडी हो रहा है, बहुत जल्दी आपको सैम्पल पेपर में करवाऊँगा। सब कुछ सारा काम आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाएगा। बस बेटा आप साइंस वॉर चैनल को छोड़िए मत, इसको पकड़ के रखिए। ये आपको इतना कंटेंट देगा, इतना कंटेंट देगा, जो आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको उससे ज़्यादा हम तैयारी कराएंगे जितनी कि आप करना चाहते हो। बस आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में। और अगर कोई दिक्कत लगती है, कोई समस्या लगती है, तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब मैं आपको सेम डे के अंदर दे दूंगा। ओके बेटा, तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है? तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।